हेलो गाइस, आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम। फर्स्ट हेडलाइन है, इसमें जीएसटी के बारे में बताया गया है। तो जीएसटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि लेवाई किया जाता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है। पहले क्या होता था जीएसटी से पहले? वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं होते थे, ठीक है, और ये एप्लीकेबल होता है सप्लाई साइड पर। जीएसटी एग्जिस्टेंस में आया था बाई 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। जीएसटी के अंदर एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। आर्टिकल 279A, इसमें बोला गया है जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, इट्स चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया with ministers nominated by the state governments and its members। काउंसिल में सेंटर की पावर होती है 1/3 वोटिंग पावर और स्टेट की होती है 2/3, और डिसीजन लिया जाता है 3/4 मेजोरिटी से। नेक्स्ट न्यूज, पीएम ने इसमें बोला है गो वोकल फॉर लोकल। इसमें हम देख लेते हैं, वी हैव टू रिमेंबर आवर सोल्जर्स हु आर ऑन द बॉर्डर्स ड्यूरिंग दीज फेस्टिविटीज प्रोटेक्टिंग भारत माता। और हमें दिवाली के लिए शॉपिंग करने जाना है तो अपनी लोकल बिजनेसेस पर ध्यान देते हुए ये काम करना है, ठीक है। थर्ड हेडलाइन जो कि है, अराइविंग इन दिल्ली टुडे पोम्पियो सेज शेयर विजन फॉर एन ओपन इंडो पैसिफिक। तो आपको पता होगा कि 2+2 मीटिंग हो रही है इंडिया यूएसए में, जिसमें उनके डिफेंस और फॉरेन आते हैं और हमारे भी डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि चाइना की जैसे जैसे चाइना बहुत ही हॉकिश पॉलिसी हमारी तरफ लेकर दे रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन होगा। और एक बैक का एग्रीमेंट है, उसके बारे में भी डिस्कशन हो सकता है इस 2+2 मीटिंग में। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे डेंगू के बारे में बोला गया है। तो डेंगू आया है, तो डेंगू के बारे में हम एक बात जान लेते हैं। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा डेंगू होता है, और इसी मॉस्किटो के द्वारा और भी डिजीजेज होती हैं जो कि है चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर, ठीक है। अब एक नई टेक्निक आई है वोल्बाचिया, इससे डेंगू को रोका जा सकता है। वो कैसे? ये जो बैक्टीरिया होता है वोल्बाचिया, ये इनहिबिट कर देता है वायरल इन्फेक्शन। दैट इज इवन इफ पीपल एनकाउंटर मॉस्किटो बाइट दे विल नॉट बी इन्फेक्टेड। दिस happens because bacteria does not allow the virus to replicate in the mosquito, thereby minimizing its number within the mosquito। तो आपको ये टर्म याद रखना है, वोल्बाचिया किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। इस पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे स्किप कर रहे हैं। वाई यूएस प्रेसिडेंट पोल मैटर्स टू इंडिया, इसमें कुछ ऐसा खास इम्पोर्टेंट नहीं था, पर इसमें ये सब बताया गया था कि पहले हम बहुत ही एंटी अमेरिका थे, फिर धीरे धीरे ये स्टैंड हमारा एंटी डिलूवियन हो गया, डाइल्यूट होता गया। अब इंडियन डायस्पोरा यूएस में एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेट्रिएट कम्युनिटीज़ हो चुकी है। एंड वाइल देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस मे डिफर, दे ऑल फेवर अ क्लोजर बॉन्डिंग। द रीज़न फॉर द ड्रास्टिक चेंज, ऐसा क्यों हुआ, हमारा जियो स्ट्रैटेजिक आउटलुक इतना ज़्यादा क्यों बदला? तो इंडिया का फर्स्ट सीरियस डिपार्चर फ्रॉम इट्स नॉन अलाइंड पोस्चर वो 1971 में जब हमने रशिया के साथ एक ट्रीटी की, वो द रिस्पॉन्स टू द कंटिन्यूइंग, क्योंकि यूएस उस समय टिल्ट करा था पाकिस्तान की तरफ, और इससे ही बिगनिंग हुआ वॉशिंगटन और बेजिंग की फ्रेंडशिप का। इन 2020 ये चेंज हो गया है क्योंकि अब चाइना बहुत ही ज़्यादा हेजेमनिक हो गया है, इसलिए न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन में रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। तो ये एक हेल्पफुल चीज़ हो सकती है हमारे लिए। फिर ये बताया गया है कि अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में क्या डिफरेंस होगा चाइना की तरफ अगर वो इलेक्ट होके आते हैं। तो ये बोला गया है कि ट्रम्प बहुत ही ज़्यादा हॉकिश होगा चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन जो बाइडन होंगे वो कंटेनमेंट विद एंगेजमेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंडिया चाइना पॉलिसी क्या हो सकती है? वुड बी कस्टमाइज टू द यूएस रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेटेड विद वॉशिंगटन, कि हम यूएस और इंडिया मिलकर चाइना को कंटेन करने की कोशिश करें। A rising power like India has three clear strategic choices. First, hedging. Second, balancing. Or third, bandwagoning. A strategy of hedging offers the prospects of continuing cooperation with China on areas of mutual interest, while building India's defenses and confronting Beijing on a la carte basis. इसका मीनिंग ये है कि हम चाइना के साथ कोऑपरेशन भी रखें ऑन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, साथ ही साथ अपने भी डिफेंस को हम अपग्रेड करें। बाइडेन प्रेसिडेंसी शायद इसकी तरफ जा सकती है, हेजिंग की तरफ। बैंड वैगनिंग क्या है? बैंड वैगनिंग एक डिफिटिस्ट ऑप्शन है
डिफीटेस्ट ऑप्शन ऑफ कैपिटुलेशन एंड एक्सेप्टिंग चाइनीज हेजेमनी, कि हम ये मान लें कि हम उनको डिफीट तो कर नहीं सकते तो उनको ही ज्वाइन कर लें। दैट वुड ऑल्सो एक्सक्लूड द यूएस फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अवेलेबल। तो इससे यूएस बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम चाइना के साथ तो मिलकर ही काम करेंगे फिर उसके बाद। तो ये शायद किसी इंडियन को एक्सेप्टेड ना हो ऐसी स्ट्रैटेजी। थर्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड कन्फ्रंटेशनल ऑप्शन एंड इज लाइकली टू बी द प्रेफर्ड ऑप्शन ऑफ द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। इंडिया इज नॉट इन अ पोजिशन टू बैलेंस चाइना। हम अकेले तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे चाइना को, ना ही सॉफ्ट पावर के थ्रू, ना ही हार्ड पावर के थ्रू। तो इसके लिए हमें यूएस की हेल्प मिल सकती है। अब एक इसमें बोला गया है, क्या क्वाड ग्रुपिंग जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया है, क्या वो हेल्प कर सकता है चाइना को कंटेन करने के लिए, या फिर हमें कोई फुल फ्लेजेड मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए जैसे कि एशियन नाटो। इस अलावा थोड़ा पॉलिटिकल है कि किसने क्या किया, जॉर्ज बुश ने क्या किया, रिपब्लिकन्स ने क्या किया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक लाइन थी, दिस इज द स्ट्रगल बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर लीडरशिप ऑफ द ईस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ एशिया, कि यूएसए में ये लाइन हमारे लिए रेफर की थी। अ बैटल बिटवीन अ डेमोक्रेटिक इंडिया दैट सपोर्ट्स ह्यूमन डिग्निटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट रेड चाइना विच रूथलेसली डिनाइज ह्यूमन राइट्स। टू हेल्प इंडिया विन द रेस अगेंस्ट चाइना, कैनेडी हैड proposed that there be an equivalent of a Marshall Plan for India funded by NATO allies and Japan। अगर आपको एग्जाम में आए मेंस में यूएस चाइना के रिलेशंस के लिखने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि यूएस ने हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है। आप इस लाइन से अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट भी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट। फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि लद्दाख में चल रहा है, एलएसी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड द प्लान्स फॉर एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक बाय द इजराइल। आपको पता होगा इसराइल ने वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लिया था। तो इससे ग्लोबल पावर डायनेमिक्स फ्रंट में आ गई है कि उसमें क्या क्या हो रहा है। 1990s में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो कुछ कमेंटेटर्स का कहना था कि इससे एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, आइडियोलॉजी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं होता ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और फिर एक यूनिपोलर वर्ड आ गया जब कोल्ड वॉर एंड हुआ, जिसमें यूएस बन गया ग्लोबल पुलिसमैन और लीडर बन गया सारे इंस्टीट्यूशंस का, और कैपिटलिज्म को लार्ज स्केल में, ग्लोबल स्केल में वो प्रोपेगेट करने लग गया। लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स आगे बढ़े, जैसे कि 9/11 टेरर अटैक्स, फिर यूएस को भी हॉन्ट मिलने लगी, नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गई। जैसे ये लगा था कि अब तो कोल्ड वॉर खत्म, अब तो यूएसए की हेजेमनी आ गई, तो सिक्योरिटी, वॉर, मॉडर्निटी के लिए कोई चैलेंजेस ही नहीं रह गए। लेकिन फिर टेररिज्म एक चैलेंज आ गया। फिर 2008 के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ, जिससे रियलिटीज पता चली कैपिटलिज्म वर्ड की, न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की। मोस्ट इंस्टीट्यूशंस इसके सामने क्रम्बल कर गए जब 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। जैसे कि माना जाता था कि कैपिटलिज्म का एक लॉजिक है, एक बूम आएगा, एक बस्ट आएगा, लेकिन ये इतना बड़ा बस्ट था कि इससे निकलना ही बहुत मुश्किल पड़ रहा था। Western world soon came to understand the importance of sharing responsibility and adjusting to the new global realities, such as the economic rise of China and India। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को इसके बाद एक्नॉलेज करना पड़ा कि चाइना और इंडिया जैसे इकोनॉमिक राइज हो रहा है, हमें उनको भी पावर में लेना चाहिए। तो G20 नेशंस ने रिप्लेस कर दिया G8 रिच कंट्रीज इन डिसाइडिंग द इकोनॉमिक कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दो विद इन अ न्यू लिबरल फ्रेमवर्क। This was an arrangement to share power and skip responsibility, as it kept almost all poor countries of the world out of decision making। इसमें भी जो पुअर कंट्रीज थे उनको तो डिसीजन मेकिंग से बाहर ही रखा गया। The rich got to decide what is best for everyone। इंडिया ने ऐसी सिचुएशन एक बार पहले भी फेस की थी, जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था ज्वाइन करने के लिए कोल्ड वॉर जब चल रहा था, एंड ऑप्टेड फॉर अ नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी दैट चैंपियन द कॉज ऑफ द कॉलोनाइज्ड रीजन्स एंड द न्यूली डीकॉलोनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन द रिसेंट पास्ट इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी यूएस की तरफ ज़्यादा टिल्टेड मानी जा रही है और न्यू लिबरल फ्रेमवर्क की तरफ। लेकिन ऑथर का ऐसा मानना है कि हमको इंडियन इंटरेस्ट को अमेरिका के साथ नहीं टाई करना चाहिए, ये डिजास्टर्स प्रूफ हो सकता है। द सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन जो कि था वो मजल्ड हो गया इन दिस एनवायरनमेंट एंड नॉन अलाइंड अबेंडेंट एज द गवर्नमेंट ऑप्टेड टू प्ले सेकंड फिडल टू द यूएस इन एशिया। यूएस इंडिया को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है इनटू इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना टू प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। द ट्रेड डील्स जो भी डन होती टू प्लीज द यूएस हैव रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चरल लैंड एंड हार्ड वर्न लेबर राइट्स ऑफ द इंडिया वर्किंग क्लासेस।
वर्ड को आज क्या जरूरत है? ऑथर के अकॉर्डिंग व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टुडे इज एन इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि बेस्ड हो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कंसर्न एंड कोऑपरेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। ऑथर का यह मानना है कि कोविड-19 में प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत ही खराब परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू द जो सोशलाइज्ड और सोशलिस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, उन्होंने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। द वर्ल्ड नीड्स टू कम टुगेदर टू बिल्ड पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया को यूनिपोलैरिटी की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए एंड द बाइपोलैरिटी ऑफ द करंट सिस्टम जो डोमिनेट करता है यूएस और चाइना। इंडिया शुड लिव अप टू इट्स। इंडिया को नॉन अलाइंड इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में और इंक्लूसिव होना चाहिए। अभी 75th जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने रीइटरेट किया था कि इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए इन यूएनएससी। दिस डिमांड जस्टिफाई कंसिडरिंग इंडिया की हिस्ट्री कैसी रही है, उसकी साइज, इकोनॉमी एंड पोटेंशियल टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन ग्लोबल अफेयर्स। हाउएवर अभी के करंट डिस्पेंसेशन में ये क्रेडेंशियल स्टेंट हो गए हैं बाई मल्टीपल इनकन्सिस्टेंसी स्पेशली इन द नेबरहुड। इंडिया को अपनी यूएनएससी चेयर को हेल्प करना चाहिए टू रिप्रेजेंट द अंडर रिप्रेजेंटेड एट द हाई टेबल। Unfortunately, the course of Indian foreign policy in the last few years does not correspond with its broad inclusive word based on solidarity। और रहा इंडिया चाइना का इशू, तो वो हमें खुद से ही सॉल्व करना चाहिए और अमेरिका को इसमें एज अ आर्बिट्रेटर नहीं यूज करना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इंडिया एंड चाइना एज द वर्ल्ड्स टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज एंड मेगा इकोनॉमीज should engage in a meaningful dialogue to resolve the border dispute. India should strive to make the world more inclusive, just, and sensitive to the environment. India pursuing an independent foreign policy is not only essential for the country or the South Asian region, it can have a bearing on deprived populations of the world. अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। इसमें लेट्स नॉट वेस्ट अ क्राइसिस, इसमें पंजाब ने बिल पास किया है जिसमें वो सेंट्रल के सारे बिल्स को एनिलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो पंजाब फार्म बिल्स प्रोहिबिट प्राइवेट प्लेयर्स फ्रॉम बाइंग व्हीट एंड पैडी बिलो द एमएसपी इवन आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट्स। पर ऑथर का ये मानना है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। अगर पंजाब को ऐसा करना भी होता तो सिर्फ वो व्हीट और राइस में तो करता नहीं, फिर उसको सारे क्रॉप्स में करना चाहिए था, मेज, कॉटन, पल्सेस, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अगर उसे सच में अपने ही लोगों की चिंता है तो इट शुड एक्सटेंड टू मिल्क एंड वेजिटेबल्स बाय डिक्लेयरिंग लोकल एमएसपीज फॉर देम बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट इज स्मार्ट एंड नोज फुल वेल दैट इट विल क्रिएट अ फियास्को इन एग्री मार्केट्स विच माइट बूमरैंग ऑन इट पॉलिटिकली। तो ऑथर का ये मानना है ये जो भी पंजाब कर रहा है या जो भी कांग्रेस रूल स्टेट्स कर रही हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके कर रही हैं। और इसमें अब इसमें एक सोशलिस्ट वर्ड आया, तो ये बताया गया कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट 1976 में ऐड किया गया था, उससे पहले नहीं था। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एनसीबी के बारे में आया तो हम एनसीबी के बारे में जान लेते हैं। NCB, it was constituted by the Government of India in 1986 under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985। ये एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। The National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances is based on Article 47 of the Indian Constitution, जो कि बोलता है कि स्टेट को प्रोहिबिट करना चाहिए ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। सिर्फ आप मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आपको यूज़ नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें बार का आया था, तो बार क्या हम एक बार देख लेते हैं। It is a company created in 2010 and jointly owned by advertisers and agencies and broadcasting companies represented by the Indian Society of Advertisers, the Indian Broadcasting Foundation. The Ministry of Information and Broadcasting notified the policy guidelines for television rating agencies. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नीचे हाँ, गिग इकॉनमी क्या होता है हम इसके बारे में जान लेते हैं। गिग एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब वर्क होता है, जैसे कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय, स्विगी के, ऊबर, ओला, इनके ड्राइवर्स। इट डिनोट्स अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और अ फ्रीलांस वर्क एज अपोज टू अ परमानेंट जॉब। द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय गेट्स पेड वंस ही फिनिशेज द वर्क। गिग इकॉनमी ट्रेडिशनल वर्कफोर्स की तरह नहीं होती और ये सिर्फ टेम्परेरी और पार्ट टाइम वर्कफोर्स होता है। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद फर्स्ट पेज पे कोई न्यूज़ रह गई है। Let me check once again.
हाँ, यहाँ पे हम एनआईए के बारे में पढ़ लेते हैं, ये रह गया था। एनआईए क्या है? द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसमें कुछ शेड्यूल ऑफेंसेस डिफाइन होते हैं। अब वो क्या है? द शेड्यूल टू द एक्ट स्पेसिफाइज द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस जो कि इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करेगा एनआईए। इसमें ऑफेंसेस कौन कौन से एक्ट के अंदर हो सकते हैं? एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। एनआईए एम्पावर्ड होती है टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स, जिसमें उसको स्टेट की परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी को भी प्रोसिक्यूट करने के लिए द अक्यूज्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 एंड सर्टेन अदर शेड्यूल ऑफेंसेस, द एजेंसी सीक्स द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सैंक्शन जो ग्रांट होता है अंडर द यूएपीए बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 45 क्लॉज 2 ऑफ द यूएपीए। अब कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तो वो क्या है? द एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 was passed by द पार्लियामेंट। उसने ओरिजिनल एक्ट जो कि एनआईए एक्ट 2008 था उसको अमेंड किया है। अब इसमें ये और भी एडिशनल ऑफेंसेस को देख सकता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, काउंटरफीट करेंसी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स से रिलेटेड, साइबर टेररिज्म से रिलेटेड और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 से रिलेटेड। तो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।